कई बार हम अपनी ज़िंदगी जीने के अंदाज से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम इसे अपने अपने तरीके से जीने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यकीन मानिए, लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम इसे अपने परफेक्ट मोमेंट के साथ जी ज़रूर सकते हैं। तो इसी कोशिश के साथ करिए अपने दिन की शुरुआत। जी हाँ, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज द एबिलिटी टू डील विद देम। जीवन तब और मीनिंगफुल हो जाता है जब आपको एक सीधी सी बात समझ में आ जाती है कि आपको कभी भी ये जो पल है आपके पास वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के हर पल को करिए जी भर के एंजॉय। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ अमृता। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए राजनीतिक दलों पर की गई टिप्पणी सहित देश और राज्यों की प्रमुख खबरों पर। साथ ही अफगानिस्तान के काबुल में धमाके से जुड़ी हुई खबर सहित आपको बताएंगे दुनिया की प्रमुख सुर्खियों के बारे में। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से चुनावी वादे करने से नहीं रोका जा सकता और मुफ्त सौगात शब्द और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर को समझना होगा। शीर्ष न्यायालय ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का उल्लेख करते हुए कहा कि मतदाता मुफ्त सौगात नहीं चाह रहे, बल्कि वो अवसर मिलने पर गरिमामय तरीके से आय अर्जित करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। साथ ही वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेहत और कर्ज को लेकर व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी। वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5% ब्याज सहायता दी जाएगी। समय पर कर्ज भुगतान करने पर किसानों को 4% ब्याज पर लघु अवधि का ऋण मिलता रहेगा। किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा। 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत व्यय 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना को लेकर फैसला किया गया। इससे होटल पर्यटन संबंधी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। आम बजट 2022-23 में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होटल और संबंधित क्षेत्रों की मदद के लिए ECLGS की सीमा 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव था। इससे व्यवसायिक उद्यमों को अपनी संचालन संबंधी देनदारियों को चुकाने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए राहत मिलने की उम्मीद है। ECLGS के तहत 5 अगस्त 2022 तक लगभग 3,67,000 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ अहम फैसले लिए गए। सरकार ने पेटेंट कार्यालयों के साथ अब अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की व्यापक पहुंच को मंजूरी दी। उपयोगकर्ताओं के लिए TKDL डेटाबेस को खोलना भारत सरकार का महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी कदम है। ये भारतीय पारंपरिक ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी ITF की देश के परिवहन क्षेत्र में गतिविधियों को समर्थन देने के लिए भारत और
फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर 6 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इससे भारत में परिवहन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए नए वैज्ञानिक परिणाम और प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान होगी। बीजेपी ने सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड और चुनावी टिकटों के बंटवारे के लिहाज से सबसे अहम केंद्रीय सूचना समिति का पुनर्गठन किया। संसदीय बोर्ड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। राज्यसभा सदस्य और पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व सांसद सुधा यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहले से ही संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर सुधा यादव को इसमें शामिल किया गया है, जबकि के लक्ष्मण ओबीसी समुदाय से आते हैं और वो तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। वहीं नई केंद्रीय चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर को जगह दी गई है। पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य बनी रहेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान डीएमके के वरिष्ठ नेता टी.आर. बालू भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आवास पर इस साल की शुरुआत में हुई एक सुरक्षा चूक की जांच के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3 कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि बल की वीआईपी सुरक्षा इकाई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य से जुड़े करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में बुधवार को दाखिल आरोप पत्र में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को बतौर आरोपी नामजद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मानव बुद्धि के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से उभरते हुए आतंकी हॉटस्पॉट की पहचान करने में जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका। शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते वक्त ये बातें कही। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET यूजी के चौथे चरण में बुधवार को तकनीकी खामियां बनी रही, जिसके कारण राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को 13 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे 8,600 से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। भारतीय पुरुष टीम आईसीसी के अगले कार्यक्रमों के तहत अगले 5 साल में यानी कि मई 2023 से अप्रैल 2027 के बीच 138 द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम 5 साल में 38 टेस्ट, 39 वनडे और 61 T20 मैच खेलेगी। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली जाएगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द ही एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इनके नाम का ऐलान आज हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो 17 से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल का आयोजन करेगी और इसका समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली महंगाई पे हल्ला बोल से होगा। हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक पवन कुमार काजल और लखविंदर सिंह राणा बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। काजल कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो वहीं राणा नालागढ़ से विधायक हैं। जम्मू ईडी कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अटोफ गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में पात्रा चौल के पुनर्विकास में हुई अनियमितताओं के संबंध में
मुंबई में कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार शिवसेना के सांसद संजय राउत से पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायकों को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता की नगरपालिका सीमा के भीतर रहने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस ने उनके वाहन से लगभग 49 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के निर्माण के दौरान हुए फर्जीवाड़े मामले में हाउसिंग भूखंड पर बने अवैध टावरों को एनओसी देने वाले 3 तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तीनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य विधान परिषद में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में शामिल नए सदस्यों का परिचय कराते हुए ये घोषणा की। शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल आतंकवादी आदिल वानी के मकान को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए स्कूल, अस्पताल, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को समान अधिकार देना आवश्यक है। मद्रास हाई कोर्ट ने एआईएडीएमके के नेतृत्व के मामले में 23 जून की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने के पलानीस्वामी को अंतरिम प्रमुख चुनने के आम परिषद के 11 जुलाई के फैसले को अवैध करार दिया। बिहार में कानून मंत्री और आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि उनके खिलाफ कोर्ट ने सरेंडर वारंट जारी कर रखा है और वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कम दबाव का नया क्षेत्र बनने के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना गहरा कम दबाव का तंत्र पश्चिमी राजस्थान के ऊपर पहुंच गया है। अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। वहीं बांधों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। छतरपुर में सुजारा बांध पर जलस्तर बढ़ने के चलते पानी धसान नदी में छोड़ा गया, जिससे निचले इलाके डूब गए। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा के 20 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में महानदी के बाढ़ का पानी भर जाने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी चिंताजनक है। 237 गांवों में करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भद्रक के कुछ गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके बाद से प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। ओडिशा में इस मौसम की पहली बाढ़ से 10 जिलों में 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश का सितम लगातार जारी है। बारिश से कई निचले इलाके डूब गए हैं। भंडारा में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी लोगों को डराने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। मौसम विभाग ने फिलहाल 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश में प्रमुख नदियों के उफान पर होने से बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ गया है। भारी बारिश के परिणाम स्वरूप राजा महेंद्रवरम के पास डोवालेश्वरम में सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रवाह बढ़कर 14.42 लाख क्यूसेक हो गया। पड़ोसी तेलंगाना के भद्रांचलम में गोदावरी में जलस्तर लगभग 15 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया,
जो कि खतरे के तीसरे निशान 54.5 फुट के स्तर को पार कर गया है। अगले कुछ घंटों में कॉटन बैराज में और अधिक बाढ़ का पानी आने की संभावना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बार फिर धमाके की खबर सामने आ रही है। धमाका मस्जिद में हुआ और इस धमाके में मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो 20 से अधिक बताई जा रही है, जबकि 27 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 5 बच्चे शामिल हैं। काबुल सुरक्षा विभाग के मुताबिक एक विस्फोट काबुल के 17वें जिला में हुआ। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। दोनों पक्षों ने सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर सामयिक मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 2 साल से ज्यादा समय से जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारत और चीन के सैनिक रूस में होने वाली विश्व सैन्य अभ्यास में एक साथ भाग लेते नजर आएंगे। चीन ने वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भाग लेने का ऐलान किया है और इस महीने के अंत में होने वाली इस कवायद में भारतीय सेना भी शामिल होने जा रही है। भारत के साथ बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी इस अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होगा। पिछले साल भी भारत ने रूस में जेपेट 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित 17 देशों ने हिस्सा लिया था। टोरी मतदाताओं के नए सर्वे के मुताबिक विदेश सचिव लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुने जाने की दौड़ के एक दूसरे जो है मेंबर पूर्व चांसलर ऋषि सुनक पर एक मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। सर्वे के मुताबिक ट्रस को 60% और सुनक को 28% वोट मिले हैं। भीषण गर्मी से चीन की यांगजी नदी का एक हिस्सा पूरी तरह से सूख गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते फसलों और पशुओं को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में चीन सरकार ने कृत्रिम बारिश की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य चीन में हुबेई प्रांत में एक व्यापक मौसम संशोधन कार्यक्रम की घोषणा की गई। यहां बारिश को प्रेरित करने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड की छड़ें चलाने के लिए विमानों को तैनात किया गया है। यांगजी के अन्य क्षेत्रों में भी कृत्रिम बारिश की तैयारी है, लेकिन बादलों के पतले होने के कारण कुछ सूखा प्रभावित हिस्सों में कार्यक्रम को रोक दिया गया। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के नए उच्चतम स्तर 10.1% तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक उपभोक्ता मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति 2 अंकों में पहुंच गई है, जो जून में 9.4% से अधिक थी। ये आंकड़ा विशेषज्ञों के 9.8% के पूर्वानुमान से अधिक है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, ऊर्जा, टॉयलेट पेपर और टूथब्रश जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते हुई है। श्रीलंका सरकार ने $50 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 2 पवन परियोजनाओं के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी को शुरुआती मंजूरी दी है। श्रीलंका के ऊर्जा और बिजली मंत्री कंचना विजयसेकारा ने इसकी जानकारी दी। विजयसेकारा ने ट्वीट किया है कि ये 2 परियोजनाएं देश के उत्तरी प्रांत में मन्नार और पुनरिन में शुरू होंगी। आपको बता दें कि मन्नार में 286 मेगावाट और पुनरिन में 234 मेगावाट की 2 पवन परियोजनाओं के लिए शुरुआती मंजूरी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानवरों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद सावधानी बरतने का आग्रह किया है। WHO के मुताबिक 92 देशों से अब तक 12 मौतें सहित मंकी पॉक्स के 35,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते करीब 7,500 मामले सामने आए, जो पहले की तुलना में 20% ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए अपने घरों में लौटने के लिए यह समय असुरक्षित है। करीब 5 साल बाद एक कार्रवाई के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों का पड़ोसी बांग्लादेश में पलायन हुआ।
और नजर आज की गतिविधियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के साथ ईटानगर में प्रशासनिक सुधारों पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन आज राष्ट्रीय संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी सूत्र संतति में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों नेता लविव में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे। विश्व रोबोट सम्मेलन 2022 का आज से बीजिंग में आगाज होने वाला है। रोबोटिक में नए नए आविष्कार दिखाने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में 500 से अधिक रोबोट प्रदर्शित किए जाएंगे। ये प्रदर्शनी 18 से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाली है। हरारे में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में भारत जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला होने वाला है। और प्रतिबिंब अब वक्त हो चला है अपने इतिहास को जानने का। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि 18 अगस्त यानी कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है, खास महत्व के कारण। 18 अगस्त वर्ष 1700 में श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट का जन्म मराठा साम्राज्य यानी आज के महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाल के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बाजीराव प्रथम वर्ष 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। अपने शासनकाल में वे अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहलाए। बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में वर्ष 1728 में पालखेड़ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजामुल मुल्क आसफ जाह के बीच हुआ। इस लड़ाई में बाजीराव ने निजाम को हराया था। इस युद्ध का ही प्रताप था कि मुद्दतों तक किसी शासक ने पेशवाई की तरफ गलत नजरों से नहीं देखा। भारत के सच्चे सपूतों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोर जी की आज जयंती है। 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से पाकिस्तानी सेना को पटखनी देने में सफलता हासिल की थी। जी हां, सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोर जी की जयंती पर नमन। 1965 के युद्ध के दौरान अद्भुत नेतृत्व क्षमता, अकल्पनीय रण कौशल तथा अद्वितीय पराक्रम से उन्होंने पाक सेना को घुटनों पर ला दिया। उनका साहस और वीरता हमारे जवानों के लिए प्रेरणा है। और हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। साथ ही आप संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर हमें फॉलो करके अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझाव बेहद महत्व रखते हैं। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज आपको छोड़े जाते हैं एक बेहद दिलचस्प और मनमोहक वीडियो के साथ। जी हाँ, पशुओं में हाथी बेहद समझदार माना जाता है और हमने उसके कई किस्से तो सुने ही हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस हाथी को आप देखेंगे वो अपनी समझदारी के लिए नहीं बल्कि लंबे लंबे बालों के लिए मशहूर है। तो आप आनंद लीजिए इस मनमोहक वीडियो का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ഒരു ദിനം കനവിൻ മലർവനം അരികിലത് മിഴികളിൽ അടരുകയോ ഇതുവരെ കരളിൽ പ്രിയമൊഴി അതു പകരും പലതിനമോർത്തിടവേ പണ്ടു പണ്ടേ പൂത്ത മരുകൾ മിന്നും